हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पत्र आलेखन के क्रम में ठीक है नेक्स्ट पत्र करेंगे, जिसमें हम लोग आज जो है अनुस्मारक करेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे, जिसमें आई थिंक छठा लेक्चर है मतलब पत्र आलेखन का। तो जैसे आपको पढ़ाता हूँ उस दृष्टिकोण से फिर से देख लीजिए कि ये एक ड्राफ्टिंग है कि कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये यहाँ पर है, हालांकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शासकीय पत्र लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल अब बार बार मैं क्या लिखूँ, बाई हैंड ही लिखना होता है। बस यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, अनुस्मारक लिख करके बस ये देखना है कि क्या क्या उसमें पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसा अभी तक आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। ये की पॉइंट 2 मिनट लगता है, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और जो लोग नए हैं उनको सीखने को मिल जाता है, जो पुराने हैं वो गलतियाँ कम करते हैं। हमें मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो थोड़ा सुनना होगा। अनुस्मारक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा उसकी पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अनुस्मारक की जो प्रारूप या नमूना या ड्राफ्ट कहते हैं उसको देख लेंगे कि क्या इसकी क्या खास बातें हैं, कहाँ पर ध्यान देना है, किस तरीके से हमको लिखना है, और क्या हम A4 साइज पेपर जो एग्ज़ाम की कॉपी इस तरीके से आएगी ड्राफ्टिंग की, तो क्या हम उस पर एक पेज में लिख पाएंगे कि नहीं। कहते हैं कि एक पेज में लिखने से अच्छा नंबर मिलता है, तो हाँ सच में ऐसा ही है। तो क्या हम वैसे लिख पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के करा रहा हूँ। रही बात उदाहरण की, तो ढेर सारे उदाहरण मैं इसके पहले अभी PDF में टेलीग्राम चैनल पर दे भी दिया हूँ और लिख करके भी दिया हूँ, वही चीज़ इसमें कॉमन है। ठीक है, बस थोड़ी कीवर्ड चेंज करना है। तो इस तरीके से हम लोग, आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाइए, जैसा कि जो है आपको PDF दे दी जा रही है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पत्र आलेखन में जो अनुस्मारक है उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो रफ एंड बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग लगातार देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। शासकीय पत्र की जगह पर यहाँ पर क्या करना है, अनुस्मारक क्या लिखना है, अनुस्मारक। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनुस्मारक या रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। उसकी क्या परिभाषा होगी, परिभाषा तब आप समझ पाएंगे अच्छे से जब इसके बारे में कुछ विशेषताएं सुन लेंगे तब। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर में आपको क्या है, परिभाषा भी मिलेगी, विशेषताएं क्या हैं अभी इसके बारे में नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे एज ए ऑफिसर, जैसा मैं कहता हूँ आपको पढ़ने के लिए धैर्य और पेशेंस के साथ, तो आप महत्व आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट हैं। मैं आपका समय ना जाए और कोई बारीकियाँ छूटे ना, इस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ। लेक्चर खींचना नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पिकअप करता हूँ एज ए ऑफिसर की तरह। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर कोई अंतर है अन्य लेटर से, तो क्या है, क्या कैसे लिख सकते हैं आप। प्रारूप या ड्राफ्ट की बात करें, रूपरेखा की बात करें, लिखित प्रारूप है जो वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। लिखित प्रारूप का मतलब होता है उदाहरण लिखना। लिखित प्रारूप का मतलब होता है क्या, उदाहरण लिखना। अगर प्रारूप पूछे, यहाँ प्रारूप लिखा है, प्रारूप या ड्राफ्ट या रूपरेखा पूछे, तो इसका मतलब क्या है, वही डॉट 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 वाला जो, ठीक है, एक खाका बनाना, जो अभी हम लोग देखेंगे। लिखित प्रारूप पूछता है तो इसका मतलब है उदाहरण लिखना है एक, चाहे आप जो भी आप स्वतः याद कर रखे होंगे, जैसा मैं आपको याद कराने के लिए कहता रहता हूँ। और टेस्ट सीरीज जो मेंस की चल रही है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उदाहरण भी लिखते हैं। आप लोगों का ये सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, गद्यांश भी हद तक ठीक हो गया है, निबंध में थोड़ा काम करना है जो आप लोग कर रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो एग्जाम में उदाहरण दो ही स्तर पर आते हैं। एक आता है या तो अपन मतलब कहता है कि स्वतः से एक उदाहरण लिखिए या लिखित प्रारूप, तब भी आपको उदाहरण लिखना है। कौन सा उदाहरण लिखना है, जो आप स्वतः से अपने आप से जो रट के रखे हैं, याद करके रखे हैं, जो मैं आपको याद कराने के लिए बोलता हूँ, जो लिख के दिया हूँ। ठीक है, तो आप उसे रटे रखना, उसी के एक पेज में छाप देना। ठीक है, वो तो आसान हो जाएगा। और अगर कोई विषय दिया गया है तो कह देगा उदाहरण लिखने को, तो उस विषय के अनुसार जो आप प्रारूप पढ़ते हैं उसी प्रारूप में आपको उस जो है दिए गए विषय के संदर्भ में पत्र को पिरोना है, समाहित करना है। तो दो तरीके के उदाहरण का कॉन्सेप्ट होता है। एक स्वतः याद करके रखते हैं हम लोग, जो जहाँ पूछा जाता है अपने आप से लिखने को वहाँ चिपका देते हैं, और एक दिया गया विषय के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीवर्ड, जिससे हम परिभाषा को भी समझ पाएंगे, विशेषताएं को भी समझ पाएंगे, अगर किसी से अंतर पूछता है वो भी कर पाएंगे, और कुछ महत्व पूछता है तो भी वो हम आप लिख पाएंगे। माने ये की पॉइंट की बात करते हैं। हम की पॉइंट क्यों पढ़ाते हैं आपको, देखो लेटर बहुत ही लोगों को लगता है बहुत टिपिकल है और बहुत इशू आती है, हालांकि मुझे भी पहले आई थी, लेकिन आप जब अच्छा काम करेंगे, ठीक है, तो आसान हो जाता है। तो मैंने इसको की पॉइंट में लिखा है। की पॉइंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ कि हमेशा क्या है, रिक्त स्थान भरने के लिए प्रारूप में सदैव डाट डाट का ही बनाएं निशान। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हर डाट के बीच में सामान्यतः क्या है, अंतर लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं तो स्क्रीन पर ही फिंगर से देखो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आप जब पेन बनाएंगे तो थोड़ा सही होना चाहिए।
ऐसा नहीं, मैंने कई कॉपी जब इवेलुएट करता हूँ मेंस की आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे शुरुआत में तो बना रहे हैं, लेकिन बाद में क्या है, ऐसे 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 कहीं कहीं ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, डैश टाइप का कर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। डैश बिल्कुल गलत है। अगर नंबर चाहिए, ठीक है, तो डैश मत लिखना, डैश का ही नंबर कटता है, नहीं तो उसमें ड्राफ्ट बनाने में ऐसा क्या लिख के आते हो भैया जिसका वो नंबर देता है, ठीक है, तो डैश मत बनाना। दूसरा क्या गलती करते हैं आप लोग, थोड़ा सा ये ध्यान रखा करिए, ऐसे ऐसे जब डाट आट डाट बनाते तो हैं आप, लेकिन मैं देखता हूँ शुरुआत में आप डाट सही बनाते हो, लेकिन अंतिम में जा कर के क्या है, ऐसे ऐसे इस तरीके से कर देते हो। अरे भैया नहीं, अगर इस तरीके से आपको डाट 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 ऐसे बना रहे हैं तो कुछ ऐसा ही डाट 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 बनाइए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे डाट यहाँ बनाए लेकिन यहाँ पर इतना समेट दिए, इतना लाइन बारीक हो गई तो पूरे बुलेट में ये बुलेट अलग दिखने लगती है। मार्क्स गेन कैसे करना है भाई, मैं मेंस की कॉपी की उसकी मैं बात करता हूँ, आपको परफेक्शन की तरफ यूनिक क्लासेस आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ऐसा पढ़ के जाएं समथिंग यूनिक हो, जिसमें फाइनल सेलेक्ट हो, ठीक है, वो प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाट बनाना है, ना कि डैश बनाना है, और डाट भी बनाएंगे तो प्रॉपर डिस्टेंस से बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि डाट बनाने के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, आप डाट पेन मत यूज करना, नहीं तो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना ऐसे स्क्रीन पे, ऐसे ही आप बनाना पड़ेगा आपको, अब बहुत बुरा लगेगा, माने गंदा लगेगा आपकी कॉपी। आप इसके लिए जेल पेन यूज करो ऐसे, ठीक है, ऐसे। जो लोग छोटा छोटा यूज करते हैं वो 0.6 जेल पेन यूज कर लें, जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, जो मॉडरेट लिखते हैं। और जो जिनको लगता है कि बहुत ही बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे क ऐसे लिख दें, तो वो लोग 0.5 यूज कर लो। 0.5 पॉइंट का जेल पेन आता है, ये पायलट में भी आता है, अन्य में भी आता है, ठीक है, तो आप ये ले लें। तो डाट बनाने के लिए आप जेल पेन यूज करें, प्रारूप बनाने के लिए जेल पेन का प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे। जो बड़ा लिखते हैं वो 0.5 पॉइंटर यूज कर लें, ठीक है, और जो मॉडरेट लिखते हैं वो 0.6 लिख लें, और जो बहुत ही छोटा लिखते हैं, जिनको लगता है कि 2 चश्मा लगा करके देखना पड़ेगा एग्जामिनर को, वो माने वो बचपन से ऐसे ही छोटे छोटे लिखते हैं, तो वो लोग 0.7 पॉइंटर का जेल यूज कर लेंगे, जो मतलब पायलट में आता है V7 करके। तो आप देखो, अब ये तीनों पेन मैंने बता दिया, सबको अपनी अपनी राइटिंग के स्किल के अनुसार 0.5, 0.6 और 0.7। तो इस तरीके से आप भी अपनी लेखन शैली को, कहीं भी टेस्ट ज्वाइन किए होंगे आप वहाँ कर लीजिए। हालांकि हमने अपने टेस्ट सीरीज में मतलब बंद कर दिया है एडमिशन जो है, ठीक है, क्योंकि संख्या बहुत हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने मेंटोर से मेंटोरशिप ले सकते हैं। हालांकि आप टेलीग्राम पर जुड़ करके मेंटोरशिप तो ले ही सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम पे मीटिंग होती है, ज्वाइन करके आप जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। वहाँ अच्छी अच्छी कॉपियों को मैं सेंड कर देता हूँ मेंस बैच की, आप वहाँ पर ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। आपको ड्राफ्टिंग ऑनेस्टली वैसे भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो आप टेलीग्राम जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं उद्गम की। किसके बारे में? अनुस्मारक। अनुस्मारक पत्र, आप पहले ये समझ लो अनुस्मारक पत्र होता क्या है। तो अनुस्मारक पत्र का मतलब ये होता है कि कोई पत्र पहले, कोई भी पत्र किसी पद के स्तर से या पदाधिकारी के स्तर से, अर्थात कोई शासकीय पत्र या फिर अर्धशासकीय पत्र या कोई कार्यालय ज्ञाप या कोई कार्यालय ज्ञाप तो नहीं क्योंकि वो सूचना होती है, कार्यालय आदेश, अगर ये सब कोई इस संदर्भ में पत्र भेजे जा चुके हैं आपको, ठीक है, या किसी कार्यालय को भेजे गए हैं या किसी प्राधिकारी को भेजे गए हैं, और वह सूचना अभी तक उन्होंने नहीं दिया, या उस व्यक्ति उस प्राधिकारी ने या उस कार्यालय के द्वारा वह सूचना उस पत्र के संदर्भ में नहीं प्रेषित की गई या कार्यवाही नहीं की गई है, ठीक है, पत्रालेखन वाली कार्यवाही नहीं की गई है, तो उस कार्यवाही को सामने वाला प्राधिकारी या कार्यालय कहीं भूल ना जाए, या भूल तो नहीं गया है या लापरवाही तो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की बात को याद कराने के लिए कि वो भूल ना जाए या लापरवाही ना करे, उसके संदर्भ में रिमाइंडर या अनुस्मारक पत्र फिर से भेजा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि एक जो है मूल पत्र भेजा जा चुका है आपको, उसके संदर्भ में उचित कार्यवाही नहीं की गई है, चाहे जिस भी कारण से पेंडिंग है,
फिर उसी पर कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए फिर से एक लेटर जारी किया जाता है जिसे रिमाइंडर या अनुस्मारक किया कहा जाता है। इसका इतनी बात समझ गए होंगे, तब आप समझिए कि इसका उद्गम क्या होगा। इसका उद्गम वही होगा जो इसके पहले मूल पत्र जिस स्तर से, कार्यालय का स्तर से या किसी प्राधिकारी के स्तर से या किसी पद के स्तर से, चाहे वो शासकीय है चाहे अर्धशासकीय आदेश है इत्यादि प्रकार के जो भी पत्र निर्गमित हैं, ठीक है, निर्गत किए गए हैं माने भेजे गए हैं, उन्हीं पत्रों के ही स्तर से इसका माने अनुस्मारक का भी उद्गम होगा। तो सेम हो गया ना, मूल पत्र के स्तर पे। गंतव्य क्या होगा, फिर मूल पत्र जिस स्तर पर गया है उसी स्तर पर अनुस्मारक भी, रिमाइंडर भी जाएगा। संचालन की क्या बात करें तो संचालन क्या होगा, संचालन एक आयामी होता है। क्यों एक आयामी होता है, क्योंकि रिमाइंडर जो आप भेजते हैं, जो अनुस्मारक भेजते हैं, वो केवल और केवल उसको क्या है, उसको रिमाइंड कराता है, याद कराता है, स्मरण कराता है कि आप पूर्व में आए हुए पत्र का आप जवाब दीजिए। तो जो जवाब दिया जाता है वो कभी भी रिमाइंडर पर नहीं दिया जाता। माने जो पत्र रिप्लाई किया जाता है, जो जवाब दिया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है वो रिमाइंडर पर नहीं की जाती, बल्कि वो जो मूल पत्र आया हुआ है उस पर की जाती है। इसीलिए जो है रिमाइंडर का कोई फीडबैक नहीं जाता है, इसीलिए इसका संचालन क्या होता है, एक आयामी होता है। क्या होता है, एक आयामी, एक आयामी, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि एज ए ऑफिसर पढ़ना होता है तो आप धैर्य पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, भागने की टेंडेंसी रहती है तो सब खिचड़ी करके आते हैं। तो संचालन कैसा हो गया, एक आयामी। विषय वस्तु क्या होगी, अब देखो विषय वस्तु क्या होगी, कुछ नहीं, विषय वस्तु इसके पहले जो मूल पत्र भेजा जा चुका था जिसके संदर्भ में कार्यवाही अपेक्षित है, फिर से आपको उसके संदर्भ में कार्यवाही चाहते हैं तो उसी का ही विषय वस्तु का संदर्भ लिया जाएगा। बस उसी विषय वस्तु के संदर्भ में आपको रिमाइंड कराया जाएगा, अनुस्मरण कराया जाएगा कि भैया वो विलंब हो रहा है या उस पर उचित कार्रवाई करके भेजें। भाषा शैली क्या होगी, इसकी भाषा शैली कोई भी निजी नहीं होगी, नियत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अनुस्मारक का खुद का प्रारूप कोई नियत नहीं होता। माने अनुस्मारक किसी का एक नियत प्रारूप नहीं होता है, बल्कि अगर शासकीय पत्र आपने इसके पहले भेजा है तो अनुस्मारक शासकीय पत्र के ही प्रारूप में आप रिमाइंड करा देते हो। अगर कोई अर्धशासकीय पत्र में विलंब हो रहा है तब रिमाइंडर भेजते हैं तो अर्धशासकीय पत्र के ही रूप में रिमाइंडर भेज देते हैं। अगर कार्यालय आदेश का किसी ने उल्लंघन किया या विलंब कर रहा है तो आप उसके संदर्भ में रिमाइंडर जब भेजते हैं तो कार्यालय आदेश के रूप में भेज देते हैं। इसका मतलब मूल पत्र जिस, ठीक है, पत्र का आधार होगा उसी पत्र में आपको क्या करना है, उसी का पत्र का ही अनुसरण कौन कर लेगा, अनुस्मारक। तो इसका इसीलिए कोई नियत प्रारूप नहीं होता है, बल्कि मूल पत्र के प्रारूप का ही यह अनुसरण कर लेता है। जब प्रारूप का अनुसरण कर लेता है तो अनिवार्य रूप से पूर्व में प्रेषित पत्र की ही भाषा शैली को क्या कर लेगा, उसी की भाषा शैली को का अनुसरण कर लेगा। अन्य की बात करें तो इसका कोई भी गजट में प्रकाशन नहीं होता है। यह कार्य की कार्यवाही को तीव्रता लाने में, मतलब तेजी लाने में, गतिशीलता लाने में, ठीक है, और कार्यशीलता की प्रगति को बढ़ाने के संदर्भ में जारी किया जाता है। तो ये आपको अगर उद्देश्य, गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, भाषा शैली, अन्य चीज़ें आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप इसकी भाषा शैली को समझते हुए आप परिभाषा और विशेषताएं लिख पाएंगे। जैसे अनुस्मारक की, अब आप देख लो अनुस्मारक की परिभाषा क्या है। अनुस्मारक की परिभाषा बहुत सरल और सहज है, आप आराम से लिख देंगे। देखो, पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है। यहाँ देखो निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ नियत प्रारूप नहीं लिखा हूँ। क्यों, क्योंकि नियत प्रारूप नहीं होता, जैसा समझा दिया। पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जो किसी प्राधिकारी को किसी कार्यवाही विषयक मामले में स्मरण कराने हेतु प्रेषित किया जाता है, वह क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। या कह सकते हैं कि अनुस्मारक से तात्पर्य किसी प्राधिकारी को किसी लंबित मामले में किसी कार्यवाही विषयक स्मरण कराने से संबंधित जो पत्र आलेखन किया जाता है वह क्या कहलाता है, अनुस्मारक
कहलाता है। विशेषताओं की बात कर ले तो अब समझा दिया, तो एक औपचारिकता पूरा कर लीजिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ मेरे मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। जैसे विशेषताएं की बात करें तो इसका उद्गम सदैव मूल पत्र प्रेषित प्राधिकारी या कार्यालय के स्तर से होता है। इसका गंतव्य पूर्व पत्र में प्रेषित मूल पत्र के स्तर पर होता है। इसकी विषय वस्तु पूर्व में प्रेषित मूल पत्र के पत्र व्यवहार के विषय वस्तु का पूरक ही होती है, माने कि पूरक होती है। भाषा शैली इसकी नियत न होकर के बल्कि पूर्व में प्रेषित मूल पत्र का क्या करती है, अनुसरण कर लेती है या अनुकरण कर लेती है। मुख्य उद्देश्य इसका पूर्व में प्रेषित पत्र के संदर्भ में लंबित मामलों के निस्तारण हेतु किया जाता है। ठीक, अब हम इसकी बात कर लें कि प्रारूप या नमूना की बात कर लें या ड्राफ्ट की बात कर लें, तो यह प्रारूप जो लिखा गया है, क्योंकि अनुस्मारक का प्रारूप नियत न होने की वजह से जिस भी पत्र के संदर्भ में अनुस्मारक भेजा जाता है उसी का अनुकरण करता है ये, इसीलिए ये पत्र किसके संदर्भ में है, शासकीय। और आप एग्जाम में चाहे शासकीय कार्यालय आदेश या अर्धशासकीय पत्र के रूप में अनुस्मारक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लिखने को अपने आप से, तो आप अनुस्मारक शासकीय प्रारूप या नमूना या ड्राफ्ट में लिखें, माने प्रायोरिटी दें, इसी को लिखें, क्योंकि शासकीय पत्र ही आप पहला लेटर पढ़ते हैं। अब शासकीय पत्र आपने अच्छे से पढ़ा है तो ध्यान होगा कि यहाँ पर क्या होता है, दाएं पार्श्व पर सबसे किनारे क्या होता है, पत्रांक होता है शासकीय पत्र में। लेकिन यहाँ अनुस्मारक है तो बस इतना लिख दीजिए, अनुस्मारक संख्या डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर लिखेंगे आप सिंपल प्रेषक, जैसा शासकीय पत्र में लिखते हैं। उसके नीचे नाम, पदनाम, शासकीय पता। आप लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, यहाँ कामा नहीं लगाते हैं तो कामा लगाइएगा, यहाँ पूर्ण विराम लगाना अनिवार्य है। फिर इस प्रेषक के नीचे आप सेवा में लिखते हैं, फिर कामा लगाते हैं, पद अंतिम में जरूर कामा लगाते हैं, फिर शासकीय पता अंतिम पूर्ण विराम जरूर लगाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे इस प्रेषक और सेवा में और विषय, प्रेषक सेवा में विषय सीधे में होते हैं और अनुभाग थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा पीछे होता है शासकीय पत्र में। इसीलिए यहाँ पर आपको बना करके दिखा भी दिया हूँ और आपने PDF पढ़ा भी होगा, भेज भी दिया हूँ, यह भी आप पढ़ लेंगे। तो क्या अंतर आया अभी तक में, जहाँ पत्रांक शासकीय पता में होता था यहाँ पर केवल अनुस्मारक संख्या लिख दिया है, ये अंतर है। और कहाँ अंतर आएगा, विषय में। विषय सेम होगा लेकिन विषय देखो, विषय ऐसे लिखते हैं, विषय के बाद डॉट डॉट डॉट, देखो मेरा ना अंतर है ना कुछ है, लाइन बराबर है, सीधी है और गैप भी बराबर है, डॉट है, जेल पेन से बराबर है। के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, वहाँ लिखते थे शासकीय पत्र में के संदर्भ में, यहाँ केवल एक वर्ड और जुड़ गया, अनुस्मारक पत्र पूर्ण विराम। ठीक है, अब उसी विषय के ठीक नीचे सेवा में या ऊपर सबके नीचे महोदय लिखना है। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र संख्या फलाना दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करें। क्यों, क्योंकि इसके पहले मूल पत्र भेजा जा चुका है, आपको रिमाइंड कराना है, उसको याददाश्त दिलाना है। तो आप क्या करते हैं, कहेंगे कि आप पूर्व पत्र संख्या इतना दिनांक इतना का क्या कर लीजिए, संदर्भ ग्रहण कर लीजिए, जिसमें आपसे या आपको फलाना संदर्भ में सूचना अपेक्षित थी या आपको सूचना दिया जाना निर्देशित किया गया था। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे। दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो क्या करेंगे, समझ गए ना, इसका मर्म आपको समझा दिया। एग्जैक्ट क्या है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या दिनांक कितना का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपको डॉट 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 के संदर्भ में सूचना भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। आपने मूल पत्र के बारे में थोड़ा सा पहले पैराग्राफ में ब्रीफ बता दिया। दूसरे पैराग्राफ में हमेशा मैंने आपको बताया ही, उक्त उपर्युक्त के ठीक नीचे ही होना चाहिए दो, तो दो फिर डैश, उक्त के संदर्भ में, उक्त के संबंध में पुनः निर्देशित करना है कि डॉट 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 पूर्ण विराम, माने उक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि लंबित मामले की यथाशीघ्र क्या करिए, ठीक है, सूचना दीजिए। अब इसी दो के ठीक नीचे होना चाहिए तीसरा पैराग्राफ 3, और 3 के बाद क्या होगा, अपेक्षित सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। यह बात आपने फॉर्मेट बना दिया, पूर्ण विराम लिख दिया। और संलग्नक में क्या लगाएंगे, संलग्नक में एक पत्र आपने पूर्व में भेज दिया है, ठीक है। अगर आप यथोक्त माने क्या है, जो ऊपर कहा गया है उसी के संदर्भ में एक जो है पत्र, पूर्व पत्र आपको क्या कर दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए, कार्य की प्रगति के लिए, कार्य की शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु क्या है, यथोक्त माने एक पत्र हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है संलग्नक के रूप में। अब उसी के ठीक सामने आपने क्या लिखा, भवदीय
भौदी, भौदी के बाद कामा मत लगाया करिए, अभी भी कॉपी चेक करता हूँ तो किसी कॉपी मिल जाता है, गलत नहीं करनी है। भौदी, भौदी के नीचे हस्ताक्षर, डाट डाट डाट, नाम, छोटे कोष्टक में डाट डाट डाट, पद, डाट डाट डाट, और पूर्ण विराम लगाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी, लेकिन लगा दिया करिए, आदत बना लीजिए। प्रतिलिपि भेज दीजिए तो इसी संलग्न के नीचे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। देखो प्रतिलिपि इसीलिए भी भेज दी जाती है, जैसे आप कभी भी सर्विस में जाएंगे तो आपके अगेंस्ट क्या है, पहले कोई काम लंबित होगा तब आपको सूचना दी जाएगी, सूचना दी जाएगी तो वही वही सूचना एक प्रतिलिपि आपके उच्च अधिकारी को भी दे दी जाएगी या किसी आपके विभाग में सूचित कर दिया जाएगा। फिर लापरवाही की तीसरी बार रिमाइंडर भेजेंगे, फिर आप पर क्या है, उच्च अधिकारी तक यह सूचना पहुंची रहेगी तो आप पर क्या है, विभागीय कार्रवाई करके आपको सस्पेंड किया जा सकता है या अगर आवश्यक है तो टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, या मतलब आपको किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई होती है। तो आप क्या करिए, एक प्रतिलिपि भेज दीजिए और एक लिख करके डाट 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 पूर्ण विराम, दो लिख करके डाट 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 पूर्ण विराम बराबर लिखा करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब जब दो बनाना, एक बनाना तो प्र के नीचे ही लिख देना, दो बनाना तो थोड़ा सा एक करेक्टर पीछे जाके बनाना तो अच्छा लगता है, यही तरीका भी सही है। ठीक है, एक करेक्टर बस, ये सब बारीकियां हैं। देखो हम अब हम लिखने को तो कुछ भी लिखें, आप भी कुछ भी लिखो, लेकिन एज ए टीचर की बात करूं अगर, तो मतलब कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, मार्क्स कैसे गेन करते हैं, वो चीज़ है। फिर उसके बाद जब प्रतिलिपि भेजा आपने तो क्या है, आज्ञा से हस्ताक्षर डाट डाट डाट, नाम डाट डाट डाट, पद पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, एक पूरा अनुस्मारक भेज दिया। अब अनुस्मारक के संदर्भ में आपने शासकीय पत्र के संदर्भ में अनुस्मारक भेजा है तो मैं इसमें आपको बता दूं क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर पत्रांक की जगह अनुस्मारक संख्या लिख दिया और सब कुछ कॉमन है। यहाँ पर क्या करना है आपको, के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र लिख दिया और अनुस्मारक है तो पूर्व पत्र की सूचना से आपको थोड़ा क्या है, पहले पैराग्राफ में उसे अवगत कराना होगा। तो पहले पैरा में क्या है, एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए, संक्षिप्त बात लिख दीजिए पूर्व पत्र के संदर्भ में, जैसा कि यहाँ पर क्या है, पूर्व पत्र के संदर्भ में पत्र व्यवहार संख्या फलाना फलाना संदर्भ ग्रहण करें, ये कर लिया। उसके बाद में दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में आप उनसे अपेक्षित है, मतलब किस प्रकार की सूचना से आप अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में क्या करते हैं, आप कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि अगर आपको क्या लिखना हो, अगर यहीं पर कह दे कि अनुस्मारक लिखो लेकिन अर्धशासकीय पत्र के रूप में, अर्धशासकीय पत्र के रूप में, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये है आपका एक A4 साइज पेपर, माने जो पेपर ड्राफ्ट है, माने जो जिसमें लिखना है हम लोगों को, तो दोनों तरफ मार्जिन में बना देता हूँ इस तरीके से ना, ये ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन हो गया, यही बीच में हम लोगों को लिखना है। तो क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दाहिने पार्श्व पर 4 लाइन होती है। अर्धशासकीय पत्र में क्या लिखा रहता है, यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र संख्या, तो यहाँ पर लिखना अनुस्मारक अनु 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 फिर अर्ध अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र संख्या, माने जो अर्धशासकीय पत्र का मैंने आपको प्रारूप बताया है वहीं पर क्या है, अनुस्मारक बस जोड़ देना, बाकी नीचे विभाग होता है, उसके नीचे अनुभाग होता है, उसके नीचे दिनांक और स्थान होता है। उसके ठीक यहाँ पर एक मुहर होती है और यहाँ जो अंतिम 2 लाइन होती उसी के ठीक सामने यहाँ पर नाम होता है, यहाँ पर क्या होता है, नाम होता है, और अंतिम लाइन के ठीक सामने क्या होता है, पद होता है। और यहाँ पर क्या होता है, उसके नीचे आप लिखते हैं प्रिय श्री महोदय, क्या लिखते हैं, नाम के नीचे विषय लिख दिया और यहाँ पर लिखते हैं प्रिय श्री महोदय, तो प्रिय श्री महोदय फिर यहाँ पर लिख दीजिए यही कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आप पूर्व पत्र संख्या इतना 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 का संदर्भ ग्रहण करें, दूसरे पैरा में आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, बाकी आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या है, प्रेषिति का लिखते हैं, सेवा नहीं, सेवा में नहीं लिखते बल्कि सीधे श्री डाट 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 पता, ठीक है, पदनाम या विशिष्टता, या फिर और तीसरा लाइन पता, आप वो प्रारूप देख लेंगे। तो कहने का मतलब अनुस्मारक अगर अर्थशास्त्र पूछे तो यहाँ पर ये लिख देंगे, विषय में के संदर्भ में परिपत्र लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या है, यही सेम इसी तरीके की होंगी। और इसी प्रकार से कार्यालय आदेश का पूछे तो कार्यालय आदेश के समय में भी यही कर लेंगे, बस अनुस्मारक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये, और आपको उस तरीके का उदाहरण भी मैं जो है अटैच करके PDF में भेज देता हूँ, हर पेपर की तरह, मतलब हर जो है लेटर की तरह, तो आपको ये भी भेज दूंगा।
ठीक है। सबका मैं लेटर लिख करके बाई हैंड पीडीएफ भी दे दिया हूँ और उदाहरण भी कई दे दिया हूँ, आप उसे लिख करके और क्रॉस चेक आप करा ही रहे हैं, तो आप निरंतर लिखते जाइए। अब 2 चीज़ें 3 और बची हैं, उनको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इतना आपने वेट किया, थोड़ा विलम्ब से मैं दिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा कम मिल पाता है, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।